सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम है क्या। इसके पहले वीडियो में मैंने नागरिकता भाग 2 के बारे में बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। और PDF के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, वहां पर PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो आज आइए देखते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में। इसे हम लोग सिटीजनशिप एक्ट भी कहते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये है क्या नागरिकता अधिनियम? ये हम लोगों को कुल 5 अधिकार देता है कि आप भारत के नागरिक है या नहीं है। मतलब आप 5 वो इसके 5 प्रकार के बताया गया। तो हम लोग आइए देखते हैं। कुछ इसमें सवाल पूछता है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब किया गया। तो कुछ लड़के जो है बोल देते हैं 1955 में संशोधन किया गया है। नहीं, ये पूरा मतलब नागरिकता अधिनियम लाया गया, इसमें संशोधन नहीं किया गया है। नागरिकता अधिनियम लाया गया है, संशोधन इसमें नहीं किया गया। अगर आप कुछ जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आप एक कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप मोटरसाइकिल खरीदे, आप उसमें कुछ चेंजिंग कराते हैं। जैसे उसमें मिरर हो गया, हॉर्न हो गया, हॉर्न हो गया, तो उसमें चेंजिंग करवाते हैं। तो उसमें संशोधन किया गया है कि मतलब उसमें गाड़ी में हम चेंज करवाएं। अगर आप नया गाड़ी खरीद के लाए तो उसे हम लोग संशोधन नहीं करते हैं। तो अगर कोई पूछा जाए कि नागरिकता में संशोधन कब किया गया है, तो मतलब इसमें संशोधन नहीं किया गया है। नागरिकता अधिनियम में बहुत बार संशोधन किया गया है। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम होता क्या है। इसमें पहला है जन्म के आधार पर। ये जब 1955 में था तो इसमें बोला गया था कि भारत में जन्म लेने वाला सभी बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इसका बहुत मिसयूज हुआ। मिसयूज ऐसे हुआ, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज पाकिस्तानी लोग ने किया, क्योंकि पाकिस्तानी लोग एक शादी करते नहीं थे। वो एक से ज्यादा शादी करते थे, मतलब वो 3-4 शादी कर लिए और चारों को लोड करके भारत में छोड़ देते थे। भारत में छोड़ देते थे, यहाँ पे जन्म हो जाता था। यहाँ मेडिकल भी बहुत सुविधा अच्छी है और सस्ती है। तो यहाँ पे उस टाइम जन्म हो गया, तो उस टाइम वहाँ का मतलब जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। फिर यहाँ से वो सब आतंकवादी बनते थे। तो फिर 1986 में संशोधन किया गया कि बोला गया कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी यदि उनके माता पिता उनसे कोई एक माता या पिता कोई एक भारत के नागरिक हो। अगर माता या पिता कोई भारत के नागरिक हो तो उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पे, तो वंश के आधार पे क्या था, हम लोग को नागरिकता वंश के आधार पे मिला है। जैसे हमारे पिताजी को हमारे दादाजी से मिला है, हमको हमारे पिताजी से मिला है। तो हम सभी लोगों को नागरिकता वंश के आधार पे ही मिला है। इसमें पहले होता क्या था, इसमें होता था पहले कि हम लोग पितृ के, मतलब अगर आपसे लोग से पूछा जाता था कि आप किसके बेटे हैं, तो आप बोलते थे कि हम अपने पिता का, मतलब पिता का नाम बताते कि हम फलाना के बेटे हैं। अगर पिता नहीं है तो उस समय भी आप वहां पे स्वर्गीय लगा के अपने पिता ही जी का नाम बोलते थे, माता का नहीं नाम बोलते थे। तो फिर 1900 इसमें ध्यान दिया महिलाओं लोग का 1992 में। अब बोले महिलाओं लोग कि वो सिर्फ मतलब बाप का बेटा है, हमारा कुछ नहीं है। तो उस समय 1992 में संशोधन किया गया। बोला गया कि अगर माता पिता कोई भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। किस आधार पे? वंश के आधार पे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए सानिया मिर्जा, जिन्होंने शादी किया है पाकिस्तान के कोई शेख मलिक के साथ, और उनकी एक बच्ची है। तो जब वो 18 साल वंश के आधार पर नागरिकता अधिनियम सब कुछ मतलब हमें कुछ भी छूट मिलता है तो 18 साल बाद ही मिलता है।
जैसे कि 18 साल बाद आप अकाउंट खुलाइएगा, एबीआई के एक अकाउंट खुलाइएगा तो आपको एक वहाँ पे ग्रांटर नहीं, वहाँ पे आपके साथ मतलब एक मतलब गार्जियन के रूप में एक और लगेगा, तो पैसा वैसा सब कुछ वही कर पाएगा। तो आपको अगर नागरिकता मतलब कुछ भी मिलता है, मतलब इसका फायदा मिलता है तो 18 साल के बाद ही मिलता है। तो जो सानिया मिर्जा की जो बेटी है, तो वो अगर चाहेगी 18 साल की जब होगी तो वो भारत की भी नागरिकता ले सकती है या पाकिस्तान की ले सकती है, मतलब कहीं एक जगह की नागरिकता लेती है। अगर पाकिस्तान की नागरिकता लेती है तो भारत की समाप्त हो जाएगी। तो जब वो 18 साल की होगी तो उसे चॉइस करना हो कि वो कहाँ की नागरिकता लेती है, क्योंकि वो माता उसकी भारत की है और पिता पाकिस्तान की है। तो आइए बस वंश के आधार पर यही था। और आपने तीसरा में पंजीकरण। पंजीकरण क्या है? नौकरी। पंजीकरण से आप सभी को, जैसे विवाह, अगर आप भारत के हैं, आपको कोई विदेशी लड़की पसंद आ गया, आप उससे शादी कर लिए, तो उस लड़की को भारत की नागरिकता आप चाहे तो दिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम विदेश का नागरिक ले, तो आप वहां के ले सकते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वहां की मिल जाएगी। और वो लड़की को जिससे आप शादी किए हैं, तो वो अगर चाहें तो उसे पंजीकरण से मतलब विवाह कर लिए हैं, मतलब भारत की कोई लड़की से अगर आप शादी किए हैं तो वहां आपको विवाह करनी है और 7 साल आपको भारत में रहना होगा, तो उस समय पंजीकरण के आपको नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो है हमारे राजीव गांधी जी ने सोनिया गांधी से शादी किया, जो सोनिया गांधी मतलब इटली की थी, तो अभी वो भारतीय हैं, उन्हें पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिली है। और चौथा ये हम लोग देखते हैं देशीकरण। देशीकरण है क्या? देशीकरण में आपको भारत को कोई भाषा आना चाहिए, कला के साथ साथ विज्ञान। जो आतंकवादी लोग होते हैं उन सबको मतलब भाषा तो आएगा नहीं। कला क्या आएगा? कला मतलब बम बनाना, कैसे बनाते हैं बम। और विज्ञान में भी वो सबको आता नहीं है कुछ। तो देशीकरण से आपको कोई भारत की भाषा आना चाहिए और साथ में कला आना चाहिए और विज्ञान मतलब भी आना चाहिए, तो आप देशीकरण से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब 5वां है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या है? आप कोई विदेशी राज्य को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं, तो भारत में जो विदेशी राज्य को मिला है उन लोगों को भारत की नागरिकता तो देनी होगी। जैसे आप पाकिस्तान पे हम लोग कब्जा कर लिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पाकिस्तान पे हम लोग कब्जा कर लेते हैं और पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं तो वहां के लोगों को नागरिकता, पाकिस्तान में 100% आतंकवादी नहीं है, वहां पे कुछ अच्छे लोग भी रहते होंगे, तो अगर वहां पे जो जितने बुरे लोग सबको वहां से हटा दिया जाएगा और अच्छे लोगों को वहां की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये है। तो भारत में जो सिक्किम था, सिक्किम को भी भारत में अर्जित भूमि के तहत सिक्किम के लोगों को भी नागरिकता मिली है। सिक्किम को कब मिला है? 16 मई 1975 से को मिला है। 16 मई 1975 को सिक्किम को 36वां संशोधन करके मिलाया गया था। 36वां संशोधन करके मिलाया गया था। तो उस समय उन जो सिक्किम में जितने भी लोग थे उन सभी को भारत की नागरिकता मिली थी। अब आइए हम लोग देखते हैं, अर्जित भूमि तक हो गया।
एनआरआई क्या है? एनआरआई है क्या? इसे हम लोग नॉन रेसिडेंट, इसे हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडिया कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं हो, कोई विदेश मतलब 6 महीना या 6 महीना से अधिक नौकरी या पढ़ाई करने के लिए चला गया, लेकिन वह भारत का नागरिक है, उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। वैसे लोगों को हम लोग एनआरआई कहते हैं। जैसे हम 10 दिन के लिए नेपाल घूमने चल गए तो हम एनआरआई नहीं कहलाएंगे। अगर हम 10 या कहीं हम घूमने चल गए 10 दिन के लिए तो एनआरआई मतलब नहीं कहलाएंगे। अगर हम 1 मंथ के लिए भी चल जाते हैं, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए भी चल जाते हैं तो एनआरआई। अगर आप 6 माह या 6 माह से अधिक के लिए जाते हैं तो आप एनआरआई कहलाएंगे। जो हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी थे, वो एनआरआई के तहत अमेरिका गए थे। एनआरआई जब आया था स्टार्टिंग में तो भारत को बहुत फायदा हुआ। भारत को फायदा बहुत हुआ। भारत को ऐसे फायदा हुआ कि जितने भी एनआरआई भारत गए मतलब विदेश गए थे तो विदेश में कमाते थे, तो वहां से अपना पॉकेट मनी सिर्फ रख के पूरा पैसा भारत को भेज देते थे, तो उससे भारत को बहुत फायदा होता था। तो इससे अमेरिका, जैसे सुंदर पिचाई जी गए थे मतलब अमेरिका गए और वहां से जितना मतलब सैलरी उनका मिल रहा था वो अपना पॉकेट मनी रख के और सब भारत में अपने माँ या अपनी वाइफ के पास भेज देते थे। तो वहां पे जितने पैसे भेज देते थे उससे भारत को फायदा होता था। इससे अमेरिका लोग बहुत मतलब अमेरिका जो है टेंशन में आ गया कि ये कमा रहा अमेरिका में, सब पैसा भारत मतलब भारत भेज दे रहा, पैसे पूरा अमेरिका कंगाल हो जाएगा। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि जब आप यहाँ सब कुछ कमा ही रहे हैं तो आप यहीं का नागरिकता क्यों नहीं लेते। तो उसी तरह वहां पे सब लोग मतलब जैसे सुंदर पिचाई जी ने वहीं का नागरिकता ले लिया। फिर मतलब सत्यम अटेला जी जो थे वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो थे, उन्होंने भी वहीं का नागरिकता ले लिया है, नागरिकता उन्हीं का ले लिया है। तो इसके बाद हम लोग एनआरआई से हम लोग को फिर फायदा, जब सब वहीं का नागरिकता ले लेते थे फिर हम लोग इससे फायदा नहीं होता। फिर हम लोग को लाए हम लोग OCI, इसे हम लोग ओवरसीन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये लाया गया 2005 में। इसमें जितने भी जो एनआरआई के तहत भारत में छोड़ के चले गए, विदेश में बस गए, उन लोगों को भारत में बुलाया जाता है कि आप आइए। पहले होता था क्या, मतलब ये जब OCI नहीं आया था तो वो सब अगर आना भी चाहते थे तो नहीं आ पाते थे, बहुत मतलब मुश्किल होता था कि अगर वो आते भी थे तो अभी जैसे वो आए हुए हैं मतलब झारखंड के देवघर शहर में, तो देवघर मतलब पुलिस स्टेशन में वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम देवघर आए हुए हैं। और फिर कहीं धनबाद चले जाते हैं तो धनबाद में आपको धनबाद पुलिस स्टेशन में वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम धनबाद आए हैं। तो उससे बहुत नुकसान होता था, मतलब जो नुकसान नहीं होता था, बहुत दिक्कत आती थी। तो उस सब के लिए लाया गया OCI, ओवरसीन सिटीजनशिप इंडिया। इसमें जब गांधी जी 9 जनवरी को आए थे तब हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम लोग एनआरआई जितने भी गए हैं उन लोगों को पत्र लिख के, लेटर लिख के उन लोगों को भारत बुलाते हैं। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS अधिकारी बहुत सारे एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए उनके रेडी तैयार रहते हैं।
उसी को हम लोग OCI कहते हैं। ये सब आने से हम लोग को बहुत फायदा होता था। ये सब पूरा खरा सोना है, ये सब बहुत खरा सोना है। एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि सोनार घर का जो कचरा होता है वो बनिया का बेदाम से भी महंगा बिकता है। जो सोनार घर का कचरा होता है ना, वो बनिया घर का भी मतलब बेदाम से महंगा बिकता है। तो जो वो सब अगर आते हैं और भारत को 1% भी अगर दान में दे देते हैं तो मतलब एक जिला का विकास हो जाएगा। तो उन सबको OCI का 9 जनवरी को मतलब पत्र लिख के बुलाया जाता है या प्रवासी दिवस पे उस हम लोगों को बहुत सारे जो NRI उन लोग सबको बुलाया जाता है। तो OCI यही था। और आइए हम लोग देखते हैं कि अपना देश छोड़ने के लिए या कहीं किसी देश जाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली आपको एक चीज का जरूरत पड़ता है, पासपोर्ट। ये अपना देश। और दूसरा ये अपना देश क्या जाने का अनुमति देता है। पासपोर्ट में होता ये था, क्या आप अपने देश छोड़ के कोई विदेश जा रहे हैं तो अपना खुद का देश से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। तो उसे हम लोग पासपोर्ट बोलते थे, अपना देश जानने का। आई पराया देश, पराया देश। पराया देश आने का अनुमति देगा। तो अगर आप अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं किसी काम या नौकरी मतलब पढ़ाई करने के लिए, तो वहां अपने देश से खुद अनुमति लेना पड़ता है। तो उसे हम लोग पासपोर्ट कहते हैं। अब वीजा किसे कहते हैं? कोई जैसे देश विदेश मतलब कहीं जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर लीजिए हम कहीं जाते हैं, तो हम कहीं जाते हैं तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो किस कारण से जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कब से कब तक जा रहे हैं, और नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो कब से मतलब कब तक जा रहे हैं। वहां पे आपको मेल करना पड़ता है, वहां पे मेल करके वीडियो मतलब वीजा ऑफिस में जाकर वहां मेलिंग करना पड़ता है, मेल भेजना पड़ता है, तब वहां जाके वीजा मिलता है। इतना से इतना समय के लिए आप हम जा रहे हैं तो कुछ मतलब राज्य कुछ देश के साथ हम लोग का मतलब संबंध अच्छे हैं। जैसे नेपाल के साथ हम लोग को वीजा फ्री मिलता है। अगर आप नेपाल गए हैं तो वहां पे आपको वीजा फ्री, वहां पे कोई वीजा नहीं लगता है, यहाँ के लोग नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। और दूसरा हो जाता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल में क्या होता है, आप जैसे जापान, थाईलैंड जाते हैं तो वहां के लोग वहां बोलते हैं आपने पासपोर्ट बना लिया है ना, बस आप सीधे यहाँ चले आइए। यहाँ पे आके आप सीधे यहाँ पे आके आप यहाँ बोलिए कि हम आ गए हैं, वो मतलब कुछ पैसा लेंगे 2-3 हजार रुपया, और वहां के आपको वीजा दे देंगे, वीजा मतलब ऑन अराइवल। तो वीजा 3 तरह का होता है कि वीजा फ्री, तीसरा वीजा ऑन अराइवल। तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वीजा में। और टूरिस्ट वीजा में बहुत, जो टूरिस्ट वीजा होता है उसमें बहुत फायदा होता है, वो बहुत जल्दी मिल जाता है। टूरिस्ट वीजा ऐसे मिलता है क्योंकि वहां पे आप जा रहे हैं, कोई विदेश जा रहे हैं, तो वहां पे आप घूमेंगे तो उसको पैसा देंगे, खाएंगे उसको पैसा देंगे, तो सब कुछ आप वहां पे दे रहे हैं। लेके क्या आ रहे हैं तो सिर्फ फोटो, वहां पे सिर्फ फोटो खींच के लेके आ रहे हैं। तो ऐसे टूरिस्ट वीजा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वीजा ये था। वीजा हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं CAA क्या था। तो ये पहले था CAB। इसे जब राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो ये बन गया CAA।
ये लाया कब गया था? 2019। इसमें कहा गया है, CAA में कहा गया है सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट। पहले बिल था अब एक्ट हो गया, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें कहा गया है कि वैसे मतलब पड़ोसी देश से अल्पसंख्यक मेजोरिटी, मतलब जैसे अल्पसंख्यक को भारत में आने की अनुमति, जैसे आप उसमें कहा गया है 2014 से पहले जो भी अल्पसंख्यक मेजोरिटी से भारत में आए हैं उन सभी को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इसमें मतलब अल्पसंख्यक मतलब मेजोरिटी में तीन पड़ोसी देश को बोला गया है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। ये 3 देशों से अल्पसंख्यक मतलब होता है वो ऐसे रिलीजियस, जैसे हिंदू हो गए, हिंदू, सिख, ईसाई, मतलब जितने भी है वो सब अगर भारत में आते हैं तो वो सब भारत की नागरिकता मिलेगी। देखिए जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में पूरा मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे 90% से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे अगर मुस्लिम लोग रहते हैं, अगर वो सबको अपने देश में मतलब अपने देश में दिक्कत होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उन सबका तो वो जन्नत है। मतलब अगर आप अपना ही देश में, अपना ही जन्नत में आपको दिक्कत होगा तो जाएंगे कहाँ? तो जैसे बहुसंख्यक मतलब जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को बोला जाता था कि आप टोपी पहन दो, मार पीट करके, तो मतलब उन सबको बोला जाता था। और वैसे लोगों को भारत में आने की अनुमति दी गई है। अगर आप 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। ये CAA मतलब सरकारी मुद्दा बन के रह गया है। CAA के जरूरी उतना नहीं था। अगर आप भारत की मतलब कोई नागरिकता देते हैं तो आप पंजीकरण से दे सकते हैं। पंजीकरण में कितने साल होते हैं? पंजीकरण में 7 साल होते हैं। 7 साल पंजीकरण में 7 साल होते हैं। तो आप 2014 है, 2014 से 2021 में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो क्या है, अरे पंजीकरण में 7 साल है, आपके पास सब कुछ आप ही के पास है, गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है। या 5 साल छोड़ के इसको 5 साल कर देते हैं, 7 साल छोड़ के, तो आपको और जल्दी मिल जाता है। लेकिन ये नहीं, ये सरकारी मुद्दा रह गया। नेताओं मतलब सरकारी मुद्दा बन के रह गया। नेता लोग जो भी करता है अपना वोट के लिए करता है, मतलब अपना वोट के लिए वो सब अपने वोट के लिए, मतलब वो पाकिस्तानी को भी भारत में घुसा देंगे वो सब। तो CAA यही था कि अल्पसंख्यक मतलब बहु मेजोरिटी को भारत में लाना है। अब हम देखते हैं NRC क्या है। आइए आगे हम देखते हैं NRC है क्या। नेशनल रजिस्टर सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसमें होता क्या था, ऐसे लोग, ये लाया गया था असम के लिए, जो भारत के एक असम जो राज्य है उस राज्य के लिए लाया गया था। लेकिन ये अब खत्म हो गया है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। NRC था क्या? NRC ऐसे लोग जिन्हें धर्म के नाम पे मतलब धर्म के नाम पे धमकाया जाता था। जैसे पाकिस्तानी लोग थे, वो जहाँ पे अगर हिंदू लोग थे उन्हें धमकाया जाता कि आप टोपी पहन लो, ये करो। तो उन सभी को जब भारत और बांग्लादेश में लड़ाई चल रहा था, विवाद चल रहा था, तब जब उन सभी को NRC के तहत मतलब बोला गया है कि
19 मई 19 मार्च 1978 से पहले 19 मार्च 1971 से पहले अगर आप आ गए हैं, भारत में आ गए हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। वहां पे आपको सिर्फ 30 दो फाइल ए या फाइल बी, दो फाइल बोला गया है। दोनों फाइल मिला के आपको दोनों फाइल में से एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, 10 का सर्टिफिकेट है तो आप NRI के तहत आप भारत की नागरिकता मिल जाएगा। और दूसरा 10 का नहीं है, 12 का मिल गया, 12 का भी नहीं है, ग्रेजुएशन कर दिया, ग्रेजुएशन भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो पैन कार्ड भी नहीं है तो आप 1971 से पहले भाड़ा पे या मतलब भाड़ा पे घर में किसी के घर में रहे तो आपको मकान मालिक पहचानता होगा ना, तो मकान मालिक को आपको प्रूफ कराना होगा कि मकान मालिक अगर बोल देगा कि हाँ ये 1971 से पहले मतलब मेरे रूम में रहता था, तो वहाँ पे आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, अगर आपके पास 30 डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको 4 मंथ मिलता है, 4 महीने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ जाके आपको प्रूफ करना होगा, आपका मकान मालिक को ले जाके जैसे भी आप प्रूफ करते हैं आपको प्रूफ करना होगा। और अगर आप वहाँ पर भी मतलब प्रूफ नहीं कर पाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं अगर प्रूफ कर पाए तो आप सीधे कहाँ जाइए, जेल इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या कीजिए, जेल जितने भी म्यांमार के लोग थे वो भारत में उनको लाया गया। रोहिंग्यों को भारत में लाया गया, है। वो सब आए नहीं है, उनको भारत में लाया इस मतलब वो सब यहाँ सरकार जानती है जो हमारा विरोध कर रहा है वो हम लोग को वोट देगी नहीं, तो उस समय वो भारत में लोग सबको लेके आते हैं और आप हम ही लोग से वो सब बोलते हैं कि देखो हम रोहिंग्यों को मार रहे हैं। कोई दिल्ली का मतलब सड़क पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं कि देखो हम लोग बुलडोजर चला रहे हैं, तो लाया था कौन? आप ही लोग लेके आए थे ना वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं जेल ऑप्शन, मतलब अगर 1 लाख रोहिंग्यों को हम लोग खुद मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि वो सबको एक दिन का मिनिमम 55 रुपये का खाना, तो यहाँ पे दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 55 लाख हो गया। मतलब एक दिन का वो सब खाना खाएंगे सिर्फ 55 लाख का, वो भी हम लोग का टैक्स। तो उन लोग को क्यों रखे हो, उन लोगों को मार के भगाओ? तो नहीं, उन लोगों को मतलब क्या बोले आप, उन लोगों को नहीं, मतलब वो सब नेता लोग कुछ भी करता है तो वोट के लिए करता है, तो बस वो सबको वोट चाहिए। वो सब चाहेंगे तो वो सब पाकिस्तानी को भारत में घुसा दें, तो उन सबको वोट से मतलब है, बस इसलिए वो सब ला के मतलब उन लोगों को मतलब 55 रुपये खाना खिला रहे हैं हम लोग को पैसा से। सोचिए आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं NPR क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये था क्या? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर था क्या? पहले की जनगणना, जैसे जनगणना क्या होता है, घर घर मतलब सरकार 10 साल पे एक बार जनगणना करवाती है, तो सरकार सभी के घर घर जाके वहाँ पे लिखाती थी कि आपका कितना बेटा है, आपकी कितनी बेटी हैं, वहाँ पे वो जनगणना करती थी। तो फिर ये मतलब NPR लाया गया। NPR से करेक्ट मतलब देखिए, कभी मोदी जी को भाषण देखने थे, कभी बोलेंगे 125 करोड़ देशवासियों, कभी बोलेंगे 150 करोड़ देशवासियों, मतलब कुछ भी आंकड़ा उसमें फिक्स नहीं। तो जब से NPR आ गया तो उसमें करेक्ट एक्यूरेट आंकड़ा मिलता है। तो इसमें था क्या NPR में, जैसे अगर आप कोई से झारखंड में, बिहार में रहते हैं या झारखंड में रहते हैं,
तो झारखंड में रहते हैं तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अभी झारखंड में रजिस्टर मतलब जनगणना विभाग से जनगणना तरफ से आएंगे जनगणना करने के लिए, तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो पहले होता था क्या कि आप 10 लोग थे, 10 लोग, और मतलब गांव में 10 लोग थे, 10 लोग लिखा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे का 2 लोग चल गया दिल्ली, 2 लोग चल गया दिल्ली में, तो दिल्ली के भी लोग लिखा देते कि यहाँ पे 2 गो है, और यहाँ 8, यहाँ पे का लोग को भुला जाते थे। तो उससे नहीं, अब एमपीआर लाया गया और बोला गया कि आपके यहाँ कितने, मतलब जैसे आपको फिर बोला, मतलब वहाँ पे बोला गया कि जैसे 10 जन हैं, 10 जन में 8 जन यहाँ है, 10 जन में 8 जन यहाँ है, और वहाँ पे मतलब तो फिर यहाँ पे लिख दिया 10 जन में 8 जन यहाँ पे है, और 2 जन दिल्ली में है। 2 जन कहाँ है? दिल्ली में। तो एनपीआर आने से हम लोग को करेक्ट एक्यूरेट जनगणना मिलता है। तो एनपीआर यही था।